हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 4 का पार्ट 10। और आज पार्ट 10 में हम जानने वाले हैं एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है हमारा उदाहरण 4.9। और हम जानेंगे लोटनी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं उदाहरण 4.9 को। उदाहरण 4.9 में कहा गया है कि हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ए पार्ट में है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें है एक ब्लॉक और ट्रॉली। निकाय का त्वरण हमें ज्ञात करना है। त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, यानी कि ए हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। डायग्राम में क्या दे रखा है हमको, एक ट्रॉली है, एक हमारे पास ब्लॉक है। यदि ट्रॉली और पृष्ठ के बीच में गतिज घर्षण गुणांक 0.04 है, यानी हमारे पास क्या दे रखा है, गतिज घर्षण गुणांक। इसे कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम करते हैं म्यू के। तो म्यू के क्या है, हम पे गिवन है। और हमें निकालना है डोरी में तनाव। तनाव मतलब क्या होता है, तनाव मतलब टी, कैपिटल टी, टेंशन। ये हमें निकालना है। तो हमें दो चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एक हमें एक्सेलरेशन और एक हमें तनाव ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को ज्ञात करेंगे और फिर हम उसके बाद तनाव को ज्ञात करेंगे, ठीक है। और हमें पास क्या है, गतिज घर्षण गुणांक हमें गिवन है। अब हम डायग्राम में देखते हैं तो हमें कुछ और चीजें भी गिवन है यहाँ पे। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास एक क्या है, ट्रॉली है, जिसका वेट कितना है, 20 किलोग्राम। और ये एक डोरी के द्वारा एक ब्लॉक से जुड़ी हुई है, जिस ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो है 3 किलोग्राम, ठीक है। अब हम इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं, अगर आप याद करेंगे तो हमने किसी वाले लेक्चर में क्या किया था, साम्यावस्था की बात की थी कि साम्यावस्था में जब कोई वस्तु होती है तो उस पर जो बल कार्य करते हैं वो किस तरह से करते हैं। वहां पे हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था, तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मतलब एक वस्तुएं हैं, एक ट्रॉली और दूसरा ब्लॉक। तो दोनों के लिए हम अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, अलग अलग करके उनके लिए क्या निकालेंगे, त्वरण निकालने वाले हैं, ठीक है। कैसे करने वाले हैं सॉल्व, पहले आप इसे खुद ट्राई कीजिए, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले क्या करेंगे, पहले मान लेते हैं हमने लिया ये वाला, जो आप बी वाला डायग्राम देख रहे हैं वो हमारा ब्लॉक के लिए है। तो इस ब्लॉक वाले डायग्राम को हमने यहाँ पे लिख दिया है। हम ये इसलिए अलग बना रहे हैं, हम इस पे करने वाले हैं क्या, बल। हम ये देखने वाले हैं जो हमारे पास, मान लेते हैं जो बीच में जो गोला है बना हुआ है, वहां पे है कोई ब्लॉक। और आप मुझे बताइए कि इस ब्लॉक के ऊपर कितने बल लग रहे हैं, कितने बल लग रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर। तो आप देखेंगे, तो क्योंकि ये एक डोरी के द्वारा इस ट्रॉली के साथ जुड़ा हुआ है, तो डोरी के द्वारा इस पे कौन सा बल लगेगा, यस, इस पे बल लगेगा तनाव बल, यानी टेंशन फोर्स, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तनाव बल लग गया इसके ऊपर। और आप देखेंगे तो नीचे की ओर इस पे एक बल लगेगा, जिसे क्या कहेंगे हम, जो बल क्यों लग रहा है, वो जो बल लग रहा है वो लगता है अभिलंब बल। अभिलंब बल लग रहा है इसका, जो कि इसके वेट के कारण लगता है। और अभिलंब बल को हम कैसे निकालते हैं, एन बराबर होता है हमारे पास एम जी। एम मतलब एम इसका द्रव्यमान, और जी क्या है, जी हमारा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे एन तो आपको निकल जाएगा 30 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर की ओर लग रहा है तनाव बल और नीचे की ओर लग रहा है 30 न्यूटन का बल। ये हमारे किसके लिए, ब्लॉक के लिए। इसी तरह से हम निकालेंगे किसके लिए, ट्रॉली के लिए। ट्रॉली हमारी कुछ इस पोजीशन में है, तो बीच में मान लेते हैं ट्रॉली है। तो आप देखेंगे तो इस तरफ क्योंकि डोरी बंधी हुई है, तो इस तरफ लगेगा इस पे एक तनाव बल। तो पीछे की ओर कौन सा बल लगेगा, यस, पीछे की ओर जो बल लगने वाला है वो लगेगा गतिज घर्षण, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गतिज घर्षण गुणांक भी दे रखा है। तो यहाँ पर जो इस पे लग रहा है बल, वो लग रहा है गतिज घर्षण। आप डायग्राम में आपको दे भी रखा है कि यहाँ पे जो एफ के लग रहा है, एफ के से आपको समझ में आ जाना चाहिए, एफ के मतलब गतिज घर्षण, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि गतिज घर्षण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया है, और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखिए इसको सॉल्व करने वाले हैं पार्ट वाइज। तो पहले हम ब्लॉक वाले के लिए सॉल्व करेंगे इसको। याद रखिए पहले हमें त्वरण यहाँ पे निकालना है। क्या निकालना है, त्वरण हमें यहाँ पे निकालना है। और हमारे पास बल भी हमें पता चल चुका है कि इस वाले ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं, और हमें ए भी पता है, सॉरी ए हमें निकालना है, और यहाँ पे हमें एम पता है। तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास दे रखी है और जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है, तो उसका अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे हमें लगाना होगा गति का द्वितीय नियम। याद कीजिए, गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, गति के द्वितीय नियम के अनुसार एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है एफ बराबर एम ए, राइट। तो इसी वाले सूत्र का यूज करते हुए हम यहाँ पर त्वरण को निकालने वाले हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे आप बल कैसे निकालेंगे। तो आप देखेंगे साम्यावस्था में हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक रखा गया है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो बल निकलेगा वो निकलेगा कितना, 30 - टी।
राइट। 30 माइनस टी हमारा यहाँ पे बल हो जाएगा बराबर एम ए। एम क्या है? द्रव्यमान, जो कि 3 किलोग्राम का है हमारे पास ये ब्लॉक, और ए हमारा ए हो गया। तो ये हमारे पास आ चुकी है फर्स्ट इक्वेशन। इसको हम मानेंगे यहाँ पे पहली समीकरण। इसी तरह से हम सॉल्व करने वाले हैं किसको? ट्रॉली के लिए। ठीक है, तो आप देखिए ट्रॉली पर कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो ट्रॉली के लिए भी हम सेम गति का द्वितीय नियम का यूज करते हुए यहाँ पर इसके लिए भी समीकरण बनाने वाले हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास समीकरण आ जाएगी टी माइनस एफ के बराबर 20a। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास है कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं गिवन है, ना ही हमें टी पता है और ना ही हमें एफ के पता है। मतलब टी तो हमें पता ही नहीं है, वैसे में निकालना है टी भी। जो एफ के है, क्या आपको याद है एफ के फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था? यस, हमने एफ के का फॉर्मूला पता है कि गतिज घर्षण का फॉर्मूला होता है म्यू के एन। और आप ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो म्यू के जो है हमको वैल्यू गिवन है और वो है 0.04। ठीक है, एन, एन क्या था? एन है अभिलंब बल, और अभिलंब बल तो हम निकाल ही सकते हैं इसके लिए, जो निकलेगा 20 मतलब इसका द्रव्यमान, 10 मतलब जी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी 200 न्यूटन। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से अब आप एफ के की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं, और इस एफ के की वैल्यू निकालने के बाद आप इसे यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसे नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। तो t माइनस 0.04 मल्टीप्लाई 200 बराबर 20 है। इसको सॉल्व कीजिए आप, तो आपके पास आ जाएगा क्या? t माइनस 8 बराबर 28। तो ये हमारे पास आ गया है सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a जो है आपका ये निकल जाएगा यहाँ से, त्वरण बराबर आ जाएगा 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा ए पार्ट है जो हमने त्वरण निकाल दिया है। दूसरे पार्ट में आपसे ये भी पूछा गया था कि इसका आपको तनाव भी निकालना है, तो ये भी इजी है। आप किसी भी समीकरण में जो हमने पहले समीकरण और दूसरे समीकरण निकाली, उन दोनों में से किसी में भी आप ए की वैल्यू रख दीजिए। सपोज करो आपने इसमें रख दी है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू हमें निकालनी है और बी ए की जगह जो है आप इसकी समीकरण को रख दीजिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी। आप किसी में भी इसको रख सकते हैं, या पहली में या दूसरी में, रिजल्ट सेम आएगा और वो आ जाएगा 27.27.1 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोटनी घर्षण यानी रोलिंग फ्रिक्शन की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फ्रिक्शन के बारे में जान लिया था कि फ्रिक्शन क्या होते हैं, और हमने दो टाइप के फ्रिक्शन को पढ़ लिया था। पहला फ्रिक्शन कौन सा था? यस, पहला फ्रिक्शन हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि स्थैतिक घर्षण, और दूसरा हमने पढ़ा था काइनेटिक फ्रिक्शन यानी कि गतिज घर्षण। अब हम तीसरा टाइप पढ़ने वाले हैं, उसे बोलते हैं लोटनी घर्षण यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन। देखो रोलिंग फ्रिक्शन मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, फर्श पर जो है हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को क्या कर रहे हैं हम, फर्श पर जो है बिल्कुल लुढ़का के जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। मतलब हमें इस बॉल को यहाँ तक लेके जाना है, तब इस बॉल को कैसे लेके जा रहे हैं, हम इस बॉल को लुढ़का के जो है यहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो जब लुढ़काने में इस पे जो भी प्रतिरोध लगता है, राइट, उसे हम कहते हैं लोटनी घर्षण। यानी कि घर्षण मतलब क्या होता है, घर्षण मतलब होता है किसी भी वस्तु की जो गति हो रही है, जो मोशन हो रहा है, उसका विरोध करना। राइट, किसी भी वस्तु की गति का विरोध करना मतलब घर्षण हुआ। लोटनी घर्षण मतलब हुआ जब वो वस्तु लुढ़क रही हो, जब वस्तु लुढ़क रही हो तब उस वस्तु पर जो प्रतिरोध होता है उसे हम कहते हैं लोटनी घर्षण। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, जब एक निकाय दूसरे निकाय की सतह पर लुढ़कता है तो उसकी गति के प्रतिरोध को हम लोटनी घर्षण कहते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि अभी तक हमने 3 टाइप के घर्षण पढ़ लिए, तो आपको क्या लगता है जो उन दोनों टाइप के घर्षण से लोटनी घर्षण का मान ज्यादा होता है या कम होता है? यानी कि अगर हम किसी वस्तु को लोटनी घर्षण में लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी या फिर कम, पहले वाले की तुलना में? अगर आपको थोड़ा ध्यान से सोचेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपको यह आंसर मिल जाएगा कि हमारे पास समान भार का कोई पिंड है अगर, तो उसके लिए लोटनिक जो घर्षण होगा उसका मान सदैव सर्पी या स्थैतिक घर्षण की तुलना में बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो यानी कि लोटनी घर्षण में हमें बहुत कम बल लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे कम प्रतिरोध होता है, किसकी तुलना में?
स्थैतिक घर्षण की तुलना में या फिर गतिज घर्षण की तुलना में। यही कारण है कि मानव सभ्यता के इतिहास में भारी बोझों के परिवहन के लिए पहिए की खोज एक बड़ा मील का पत्थर माना गया है। अगर आप देखेंगे इतिहास में हम देखते हैं कि जब मानव ने उसकी खोज करी थी, किसकी, भारी बोझों के लिए परिवहन की खोज करी, मतलब छोटे छोटे उन्होंने बैलगाड़ी जब बनाई तो उन्होंने जो पहिए थी वो कैसे थे, पहिए गोल थे। जो पहिए थे वो कैसे चलते थे, रोलिंग करके, लुढ़क करके चलते थे, राइट। तो इसलिए वो क्या हुआ, उससे हमारा जो काम था इंसान का वो आसान हो गया, भारी भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोटनी घर्षण का ही कॉन्सेप्ट आता है। अब हम ये जानने वाले हैं कि क्या घर्षण बल अच्छा है या बुरा है। क्या घर्षण बल हमारे लिए अच्छा होता है, उपयोगी होता है, या फिर गलत होता है। अगर हम इसको पहले समझे कि घर्षण बल अच्छा नहीं होता है, तो घर्षण बल अच्छा क्यों नहीं होता है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी कोई मशीन होती है हमारी, जैसे फैक्ट्री में मशीन्स होती है बहुत सारी, तो वहां पे क्या होता है कि जो कल पुर्जे की गति करते हो, ऐसी मशीन जिसमें बहुत सारी गतियां होती है, उसमें घर्षण की एक नेगेटिव भूमिका होती है। यानी घर्षण को अच्छा नहीं माना जाता उस केस में, क्योंकि ये आपेक्ष गतियों का विरोध करता है। क्योंकि जब कोई मशीन चलती है तो वहां पे जो गति हो रही है उसका विरोध करता है कौन, घर्षण। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और हीट निकलने से क्या होता है, बहुत सारे जो ऊर्जा होती है उसका क्षय हो जाता है। अब एनर्जी इतनी ज्यादा वेस्ट होगी तो ऑफकोर्स हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे घर्षण को अच्छा नहीं मानते हैं इन मशीनों का यूज करने में। तो अगर जब अच्छा नहीं है घर्षण, तो इसको कम करने के लिए हमें उपाय ढूंढने पड़ेंगे। तो घर्षण को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। उन उपायों में क्या क्या उपाय होते हैं, तो क्या किया जाता है, मशीनों में स्नेहक का जो है उपयोग किया जाता है। स्नेहक का उपयोग मतलब स्नेहक को मशीन में लगाया जाता है, जिससे हम घर्षण को कम कर सकते हैं। मशीन के जो दो गतिशील भाग होते हैं उनके बीच में बॉल बेयरिंग लगाया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में, यहाँ पर जो मशीन है, मान लेते हैं ये मशीन का एक भाग है, ये मशीन का दूसरा भाग है। तो यहाँ पे जो आप बीच में देख रहे हैं, यहाँ पे ये लगे हैं बॉल बेयरिंग। अब ये बॉल बेयरिंग लगा के हुआ क्या, इसकी जो मूवमेंट होगी, इसकी जो गति होगी वो कैसे हो जाएगी, रोलिंग, रोलिंग जैसी गति हो जाएगी। तो यहाँ पर जो घर्षण का मान होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। आपेक्षिक गति करने वाले पृष्ठों के बीच वायु का संपीड़ित गड्ढा, इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे संपीड़ित गड्ढा का यूज करके भी हम इसको कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह आप अगर आप डेली लाइफ में देखें तो आप घर्षण को कम करने में क्या करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब हम क्या खेलते हैं, जब हम वो खेलते हैं कैरम बोर्ड, जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत टाइम तक खेलते खेलते उसका जो ये फर्श होता है, इसका जो पृष्ठ होता है, वो पृष्ठ क्या होता है, बहुत सारा खुरदुरा सा हो जाता है। और हमारी जो वो होती है क्या, जो हमारे पास ये हमारी जो जिससे हम खेलते हैं कैरम बोर्ड, वो क्या होती है, वो अच्छे से वहां पे हम खेल नहीं पाते, क्योंकि वो जो हमारा पृष्ठ होता है कैरम बोर्ड का वो खुरदरा हो जाता है, राइट। तो हम क्या करते हैं उसके बाद उसको मुलायम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम पाउडर डालते हैं बहुत सारा, ताकि उसका घर्षण जो है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर हम घर्षण को कम करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, पाउडर यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं घर्षण को कम करने के लिए हमें क्या यूज करा, पाउडर। ठीक है। तो हम देखते हैं कि घर्षण जरूरी नहीं है कि हमारे लिए अच्छा ही नहीं है। हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी, हम अपनी व्यवहारिक स्थितियों में देखते हैं कि घर्षण आवश्यक भी होता है। कहाँ पे आपको लगता है कि घर्षण जरूरी भी है। गतिज घर्षण आपेक्षिक गति को शीघ्र समाप्त करने में इसकी महत्वपूर्ण गति होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है घर्षण की। जब गतिज घर्षण को हमें क्या करना होता है, समाप्त करना होता है, तब घर्षण आवश्यक होता है। मशीन और यंत्रों में ब्रेक की भांति हम इसका उपयोग करते हैं। जब हमें किसी मशीन को रोकना होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, घर्षण का यूज होता है। और हम सबसे मेन उपयोग क्या है, हम फर्श पर चल पाते हैं, हम सड़क पर चल पाते हैं, किसकी वजह से, ऑफ कोर्स घर्षण की वजह से ही हम चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होता तो हम फिसल जाते हैं। वहां पे हमारी जो गाड़ी इतनी सारी जो सड़कों पे चलती है, अगर वहां पे घर्षण नहीं होता तो क्या होता, फिर ऑफ कोर्स हम गिर जाते हैं। हमारी जो सड़कें होती है वो इसलिए खुरदरी बनाई जाती है ताकि वहां पे घर्षण रहे। अगर वो हमारी सड़कें बिल्कुल प्लेन होती, उसमें बहुत सारा वो सॉफ्ट टाइप का वो सड़क होती है, तो हमारी जो गाड़ी होती है, हम जो होते हैं वो फिसल जाते हैं। क्यों फिसलते हैं, क्योंकि वहां पे घर्षण जो है उसका मान बहुत ज्यादा कम हो जाता है या फिर नगण्य हो जाता। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि समान भार के पिंड के लिए रोली घर्षण का मान हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू स्थैतिक घर्षण। घर्षण बल जो होता है कभी कभी अवांछनीय बल होता है, मतलब किसी किसी केस में वो अवांछनीय बल होता है, लेकिन बहुत सी जो जरूरी व्यावहारिक स्थितियां जो हम देखते हैं वहां पर घर्षण बल आवश्यक भी होता है।
और हम देखते हैं कि घर्षण बल को कम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। आवश्यक शर्त ये थी कि आपको घर्षण पता होना चाहिए और गति के नियम भी। इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हम ये देखेंगे कि वर्तुल गति या सर्कुलर मोशन हम किसे कहते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू।